बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है छाती का कैंसर। औरतों में ब्रेस्ट कैंसर होने की वजूहात क्या होती हैं, ब्रेस्ट कैंसर की सिम्टम्स या इसके साइंस या अलामतें वो कैसे पता चलती हैं। अगर आपकी छाती के अंदर किसी भी तरह की कोई सोजिश है, इन्फ्लोमेशन है, कोई गिल्टी है, कोई सिस्ट है, कोई रसोली टाइप है, तो कौन सी ऐसी स्पेशलिटी है जो उसको रूल आउट करती है, देखती है, डायग्नोज करती है। फिर इसके डायग्नोज का तरीकाकार क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है, ट्रीटमेंट कैसे होता है, कितना लंबा होता है, इस प्रोसीजर के अंदर मेडिकेशन और सर्जरी की कब कब ज़रूरत पड़ती है। इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है, किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं प्रोफेसर डॉक्टर तौसीफ़ फ़ातिमा, जो कि प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं और जिना की एचओडी हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच थैंक यू कि जब भी हमने रिक्वेस्ट की आपने हमें फौरी टाइम दिया। डॉक्टर साहब, आपकी जर्नी के बारे में तो ऑलरेडी हमारी व्यूअरशिप जानती है। मैं ये जानना चाहूँगा कि छाती के कैंसर के बढ़ने की वजूहात क्या है हमारे इस बर आज़म में। छाती का कैंसर जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड नंबर 1 या नंबर 2 पे है फ्रीक्वेंसी में। लंग कैंसर सबसे ऊपर है और फिर छाती का कैंसर और फिर बड़ी आंत का कैंसर। इनकी वजूहात जो मेन बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें से एक शायद हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस है। जो ख़वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड है और लेट मैरिजेस, लेट चाइल्ड बेयरिंग could be the risk factor, but दूसरा जो मेन रीज़न है वो हमारे यहाँ कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स नहीं है। जिस तरह ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं या एक ख़ास एज के बाद कैंसर्स की स्क्रीनिंग शुरू हो जाती है गवर्नमेंट लेवल्स पे, वो स्क्रीनिंग प्रोग्राम अभी इस तरह से पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुए। सो ये एक दूसरी वजह है कि हमारे पास डिलेड प्रेजेंटेशन होती है। और तीसरी जो मेन वजह है, इस पर एक आर्टिकल भी मैंने लिखा था कि क्यों इतना बढ़ रहा है, जिसमें मेरा ख्याल है इग्नोरेंस और पेशेंट एजुकेशन एक मिसिंग फैक्टर है। पब्लिक अवेयरनेस, पेशेंट एजुकेशन एक मिसिंग अवेयरनेस है, ताकि वो ना सिर्फ स्क्रीनिंग में आए बल्कि प्रिवेंटिव मेडिसिन जो है उन पे भी जा सकें और जल्दी डायग्नोज भी हो सकें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने लैक ऑफ अवेयरनेस की बात की, तो आपने हमारे प्रोग्राम से मुतल्लिका, जैसे कि आप पहले भी आ चुकी हैं, तो आप क्या समझती हैं कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि लोगों को हम वेल अवेयर कर सकें? जी डेफिनेटली, क्योंकि एक एक कोशिश है और कोशिश हम करते रहते हैं। मैंने ये देखा है कि उसके व्यूअर्स भी हैं, लोग देखते भी हैं, और जब भी कुछ एक ख़ास जो हमारी सोसाइटी है, मिडिल क्लास ख़ास तौर पे, वो अपनी बहुत सारी इंफॉर्मेशन गूगल से लेती है, और आप जब कंटिन्यूस एक मैसेज दे रहे होते हैं तो लोगों को अवेयरनेस ज़रूर होती है। एक सिंपल सी एग्जांपल ये है कि गवर्नमेंट अक्टूबर में एक ब्रेस्ट कैंसर का मैसेज चलाती है जो फ़ोन टोन की जगह होता है, और जो पेशेंट इन्फ्लक्स होता है ओपीडी में वो बढ़ जाता है। सो ये एक अवेयरनेस के वेज हैं, और दिस इज़ वन ऑफ द आई थिंक वेरी गुड वे टू क्रिएट अवेयरनेस। क्योंकि अभी हम कल एक मेरे ख्याल सर्वाइकल कैंसर की एक वैक्सीनेशन के ऊपर एक सेमिनार था, तो उन्होंने मुझे बुलाया हुआ था इसी प्लेटफॉर्म पे कि डॉक्टर साहब आपने एक बहुत अच्छा ये शुरू किया है कि जिसमें आप पूरे डॉक्टर्स को बुलाते हैं और पूरा एक फुल प्रोग्राम करते हैं। कोई 5-10 मिनट की हम बात नहीं करते, एक डिटेल गुफ्तगू करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर की आपने वजूहात तो बता दी, अब एक आम बंदा ये समझना चाहता है कि क्या अगर उसकी मदर में से किसी को अगर ब्रेस्ट कैंसर था तो आगे बच्चियों में भी ट्रांसफ़र हो सकता है? जी, जितने ब्लड रिलेशंस हैं ना, लोग समझते हैं कि शायद सास को था या नंद को था, ये कंटीजियस नहीं है, यानी एक से दूसरे को नहीं चाहिए। जी, लेकिन ये जेनेटिक्स में है। ठीक है। और जितने भी खून के रिश्ते हैं, जिनमें बहन, माँ और खाला शामिल हैं, जो फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री हैं, इनसे जेनेटिक्स में अर्ली एज में जिनकी माँओं को होता है, उनमें डेफिनेटली बच्चियों में चांसेस बढ़ जाते हैं।
कैंसर होने के, 3 से 4 गुना आम पब्लिक के निस्बत उन लोगों में कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जिनके पेरेंट्स में किसी एक को कैंसर हो। ठीक है, तो डॉक्टर साहब वो माएँ जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती, उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं बनिस्बत उनके जो रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं? जी एग्जैक्टली, ये सारा ताल्लुक हार्मोन से होता है। तो जब माएँ बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती हैं तो उनके वो जो ओवरीज सप्रेस हो जाती हैं, उनके वो हार्मोन जिन्होंने ये कैंसर कॉज करने की एक वजह बनते हैं वो कम रिलीज होते हैं। इस वाई जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो एक प्रोटेक्टिव फिनोमेना है। ठीक है, अगेंस्ट। तो डॉक्टर साहब इसमें हमने ये देखा है कि अगर कोई गैर ज़रूरी तौर पे ब्रेस्ट सर्जरीज करवाई जाती हैं तो वो भी कोई काज बनती है? जी, बहुत रीसेंट स्टडीज़ है जो ये कहती है, जैसे आजकल प्लास्टिक सर्जरी और डिफरेंट किस्म की, जी, जो इवन अब आई डोंट नो कि ये अभी हमारे यहाँ कब तक प्रैक्टिस होना शुरू होगी, मगर ये एक डेफिनेटिव है कि जिन पेशेंट्स में प्रीवियसली किसी बिनाइन डिजीज़ के लिए ऑपरेशन हुआ हो उनमें चांसेस स्लाइटली हायर होते हैं देन जिनमें कभी सर्जरी ना हुई हो। उसकी एक मेन वजह यह है कि कुछ बिनाइन ब्रेस्ट की बीमारियां ऐसी हैं जो लेटर ऑन हाई रिस्क कैंसर में कन्वर्ट होती हैं। अदरवाइज़ अगर आपने सर्जरी कराई है तो उसका ताल्लुक बेसिकली सर्जरी से नहीं है, उसका ताल्लुक बेसिकली उस बीमारी से है जिसके लिए सर्जरी हुई है। बाज़ का हायर रिस्क बिनाइन डिजीज़ होती हैं जो लेटर ऑन कन्वर्ट होती हैं कैंसर में। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब आज के दौर की अगर मैं बात करूं तो हमने देखा कि बहुत सारे जो शीमेल्स हैं वो भी प्लास्टिक सर्जरी के जरिए ब्रेस्ट बनवाते हैं, तो क्या उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर का कोई रुझान बढ़ता है या कोई पेशेंट रिपोर्ट हुआ आपकी नज़र में? नहीं, इसलिए कि जो प्लास्टिक सर्जरी से ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन की जाती है मेल में या शीमेल में वो ब्रेस्ट टिश्यू नहीं होता, वो फैट होती है या मसल मैस होता है। ठीक है, कैंसर होगा फैट में, कैंसर होगा ब्रेस्ट टिश्यू में, ना कि फैट में और मसल में। ठीक है, उनमें और तरह के कैंसर हो सकते हैं मगर जो फैट डिपोजिशन कराते हैं या मसल से ऑगमेंट कराते हैं वो यूजुअली कैंसर का सबब नहीं होते। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी हम ये अगर तर्ज ज़िंदगी की जैसे आपने बात की, हम चूँकि एशियन पॉपुलेशन है, यहाँ पे रोटी दाल चावल और इसको तो बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो क्या ओवरवेट होने की अभी कोई इसके साथ लिंक होता है? जी, ओबेसिटी और स्मोकिंग ये दोनों रिस्क फैक्टर हैं बहुत सारे कैंसर्स के, इंक्लूडिंग ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, जो ये बच्चादानी का कैंसर है, जो बड़ी आंत का कैंसर है, जो लबलबे का कैंसर है, इन और जो सबसे बड़ी बात छाती ये लंग्स का कैंसर है, ये सारे हाईली एसोसिएटेड है स्मोकिंग के साथ और ओबेसिटी के साथ। सो अनफॉर्चुनेटली ये दो चीज़ें ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो हम हर कैंसर में काउंट करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने स्मोकिंग की बात की, हम देखते हैं कि हमारी 70% पॉपुलेशन जो है ना वो रूरल एरियाज़ में रहती है और वहाँ पे हुक्का कल्चर बहुत होता है, सिगरेट कल्चर बहुत होता है, लेबर वोमेंस होती हैं, तो क्या अगर स्मोकिंग है और स्मोकिंग के साथ उनको लंग कैंसर का ज़्यादा खतरा होता है या ब्रेस्ट कैंसर का भी उतना ही खतरा होता है? लंग कैंसर का ऑफ कोर्स ज़्यादा खतरा होता है क्योंकि जो निकोटीन होती है या टबैको होता है वो डायरेक्टली इनहेल करते हैं लंग में। ठीक है, तो अगर हम परसेंटेज वाइज देखें कि स्मोकर में सबसे कॉमन कैंसर क्या है तो वो लंग कैंसर है, और उसके बाद रिस्क फैक्टर किस किस कैंसर के हैं, वो लबलबे का भी है, वो कोलन का भी है और वो ब्रेस्ट का भी है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब आपकी अपनी प्रैक्टिस में बीइंग अ कंसल्टेंट प्रोफेसर ऑफ सर्जरी कितने % रेशो ऐसे पेशेंट्स की होती है जो यंगस्टर वोमेन के अंदर ब्रेस्ट कैंसर होता है और कितने ऐसे हैं जो ओल्ड एज में आते हैं? जो मेरी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, आई थिंक मोर देन 70% जो फीमेल्स होती हैं वो अराउंड 40 होती हैं। ठीक है, एंड अराउंड 40 इज़ यंग, कंसिडर्ड एज यंग। देयर आर फ्यू नंबर्स जो कि इवन 25 30 में भी फॉल कर रही हैं, बड़ी प्यारी प्यारी यंग बच्चियाँ होती हैं। अभी रिसेंटली भी मैंने देखी, शी इज़ 18 ईयर्स ओल्ड। सो ये रेंज तो बहुत बड़ी है, मगर अगर हम ओवरऑल पॉपुलेशन में देखें तो कॉमन ये ब्रेस्ट कैंसर ओल्ड एज में होना चाहिए। ठीक है, मगर वक्त के साथ साथ अब चीज़ें जो चेंज हो रही हैं उसमें हर तरह का कैंसर इंक्लूडिंग ब्रेस्ट कैंसर यंग में बहुत कॉमन है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें हमने देखा है जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर हम बात करते हैं, बेऔलादी है, लोगों के इस तरह के मसाइल है, तो उसमें भी चांसेस बढ़ जाते हैं इस कैंसर के? जी,
इसमें ना एक मोटा सा प्रिंसिपल मैंने ये रखा हुआ है यूजुअली मरीज़ को बताते हुए भी, कि जो इस्लामिक वेज़ हैं वो सारे के सारे प्रोटेक्टिव हैं, जिसमें है। अर्ली मैरिज भी है, जिसमें मल्टीपल चिल्ड्रन में भी है, जिसमें अर्ली एज पे फर्स्ट चाइल्ड है, और जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग भी शामिल है। तो ये सारे ख़वातीन को ब्रेस्ट कैंसर से प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं। मगर जो रिस्क फैक्टर या प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं ना, वो सिर्फ फैक्टर्स होते हैं, वो हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते कि यानी जो ख़वातीन ये सब करेंगी उनमें नहीं होगा, ऐसे नहीं होता। ठीक है। सो इन सब के बावजूद भी हो सकता है, मगर चांसेस ज़रा कम है, ज़रा थोड़ी प्रोटेक्शन इनमें है। ये जनरल फैक्टर्स हैं सिर्फ, नॉट द रूल्स। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम बात ये कर रहे हैं, अभी तो हमने ये बात कर ली कि ये ख़ानदानी हो सकता है, मरूसी हो सकता है, या क्या क्या इसकी वजूहत हो सकती हैं। अब जब हम देखते हैं कि कोई भी फीमेल अगर वो अपनी चेस्ट के अंदर कोई गिल्टी, कोई सोजिश, कोई दर्द महसूस करे, तो वो किसको जाके दिखाए? गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाए या एक जनरल डॉक्टर को दिखाए? ये ना हमारे यहाँ जो सोशल बाउंड्रीज़ हैं, जिसकी वजह से मेल सर्जन आर द डोमिनेंट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान, और ख़वातीन हमारी नहीं जाना चाहती ख़ास तौर पे प्रीनियल डिजीज़ के लिए और ब्रेस्ट के लिए। इसलिए वो इजी वे ये देखती हैं कि वो गायनोकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं। ठीक है। और जितने भी अच्छे पढ़े लिखे, एजुकेटेड, हाईली प्रोफेशनल गायनोकोलॉजिस्ट होंगे, दे विल डाइवर्ट देम टू द सर्जन, बिकॉज इट्स अ सर्जिकल डिजीज़ एंड दे ऑल द पेशेंट जिनको ब्रेस्ट का इशू है उनको सर्जन के पास आना चाहिए। ठीक है। और अगर वो गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो गायनी वालों को भी उनको सर्जरी के पास भेज देना चाहिए, बिकॉज बहुत दफ़ा ये होता है कि एक मैलिग्नेंट डिजीज़ उन्होंने गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाई और वो 6 महीने बाद सर्जन के पास लैंड की और बीमारी जवान हो गई। ऐसे ही मैं उनको अक्सर कहता हूँ कि गोल्डन पीरियड आपने लॉस ज़ाया कर दिया जी, तो अब हमारे लिए मुश्किलात बढ़ गई। अच्छा डॉक्टर साहब, एक पढ़ी लिखी खातून अगर अपने घर में अपनी छाती का मुआयना करे तो कैसे करें? ओके, सो छाती का मुआयना के लिए सबसे अहम बात यह है कि अगर आपको ज़रा भी कोई शक है तो आपको एक सर्जन से मुआयना कराना चाहिए। उसकी मेन वजह यह है कि वो पहले ये कहते थे कि सेल्फ एग्जामिनेशन मैटर करता है स्क्रीनिंग में, लेकिन अब वो कहते हैं कि सारी लिटरेचर ये कहता है कि एक सर्जन का एग्जामिनेशन इज़ डिफरेंट, क्योंकि आंखें या दिमाग वो नहीं देख सकता जब तक उसका नॉलेज नहीं है। तो गिल्टी आपको तब पता चलेगी जब आपको पता है कि गिल्टी किसे कहते हैं। खुद एग्जामिनेशन पे बाजुकात गिल्टी नहीं होती और मरीज बहुत टेस्ट करा के आ जाता है और बाजुकात गिल्टी उसको पता नहीं चलती। लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको ब्रेस्ट को हम पकड़ते नहीं हैं, फ्लैट ऑफ हैंड से, जिसे आप समझें कि कंबल के नीचे बहुत सारी रुई पड़ी हुई है और आपने फ्लैट ऑफ हैंड से उस रुई के अंदर कोई सुई ढूंढनी है, ये इस तरह है। तो आपने हाथ को बिल्कुल सीधा रख के चारों क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट और देन जो सेंटर में निप्पल एरियोला है उसको देखना होता है। ठीक है। वहाँ पे अगर कोई भी चीज़ आपको ऐसी लगे कि जो एक नॉर्मल पोजीशन से हटके है तो फौरी तौर पे आपको सर्जन से रब्ता। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अगर बात करते हैं रूरल एरियाज़ की, क्योंकि वो बात हम इसलिए करते हैं कि मेरे प्रैक्टिस के अंदर मैं देखता हूँ कि पढ़े लिखे जाहलों की तादाद भी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे है। वो अच्छा भला जान रहे होते हैं लेकिन फिर भी वो ट्रैक से आउट होते हैं। बिल्कुल। तो एक तो ये हो गया कि हमने बताया कि सर्जन ने जो है ना उसको रोल आउट करना होता है। एक दूसरा हमने ये बता दिया कि कोई भी छाती के अंदर आपको गैर ज़रूरी अवामिल नज़र आए या कोई पेन नज़र आए तो आप फौरी तौर पे रजू करें। इसमें हम डॉक्टर साहब ये देखते हैं कि अगर कोई मदर को इस तरह का कोई ऐसा सिम्टम्स आ गया और वो ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो क्या वो बच्चे को दूध पिलाना कंटिन्यू कर सकती है? अब इसमें अगर तो हम कैंसर की बात कर रहे हैं तो कैंसर के सेल बच्चे में नहीं जाते, वो ब्रेस्ट फीडिंग कर सकती है, मगर उसको इमीडिएटली हेल्प की ज़रूरत है। इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, डायग्नोसिस करने की ज़रूरत है। जो यूजुअली बच्चों को दूध पिलाने वाली माएँ होती हैं उनमें जो गिल्टी बनती है वो या तो दूध इकट्ठा होने की होती है या इन्फेक्शन की होती है, यानी पस पड़ जाने की होती है, क्योंकि बच्चे के मुंह से बैक्टीरिया ट्रैवल करते हैं ब्रेस्ट में और पस पड़ जाती है। सो ऐसी सूरत में फीडिंग नहीं रोकनी होती। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे डॉक्टर फीडिंग को रोक लेते हैं और पीछे वो सारा मिल्क इकट्ठा हुआ होता है। तो उसका हल ये होता है कि अगर बहुत पेनफुल है फीडिंग का प्रोसेस
तो फिर आप पंप मिलते हैं उससे एक्सप्रेस करके मिल्क ज़ाया करते हैं या फीडर में डाल के बच्चे को पिला दें, मगर अपनी फीडिंग बच्चे की जारी रखनी है, यानी उसको आप फ्लड की शक्ल ना रहें कि भैया वक्त आए तो फिर आपको नुकसान दे दें। वो जैसे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर पंप यूज होते हैं जी बिल्कुल, तो वो हमारे यहाँ भी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे यूज का रुझान मेरा ख्याल बहुत ना होने के बराबर है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम इसकी तशखीस के ऊपर आते हैं। ये तो हमने सिम्टम्स और अवामल बता दिए कि क्या क्या हो सकता है। अब इसको जब हम इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं तो उसमें कौन सी ऐसी ब्लड टेस्टिंग होती है या कौन सा ऐसा एक्सरे होता है जिससे ये पता चल सकता है? जो भी छाती की गिल्टी होती है उसको हम 3 तरह से देखते हैं। एक एक्सपर्ट एग्जामिनेशन, ठीक है, दूसरा एक पर्टिनेंट रेडियोलॉजी और तीसरा टिश्यू सैम्पलिंग, ठीक है। अब ये जो 3 बातें मैंने की इनमें से एग्जामिनेशन बाय द सर्जन, ठीक, और दूसरी बात मैंने की रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी का मतलब है कि या हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे या हम मेमोग्राम कराएंगे या हम एमआरआई कराएंगे, और इन 3 की अपनी अपनी इंडिकेशन है। इनमें से एमआरआई बहुत सिलेक्टिव केसेस में कराया जाता है, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, मगर एज रिलेटेड और एग्जामिनेशन की फाइंडिंग रिलेटेड डिसाइड होगा कि अल्ट्रासाउंड चाहिए या मेमोग्राम चाहिए। अगर इवन 35 से नीचे भी अगर हमें सस्पिशन एग्जामिनेशन पे कैंसर की है तो अल्ट्रासाउंड पीछे चला जाएगा और मेमोग्राम की ज़रूरत होगी। अदरवाइज एक कट ऑफ लिमिट है, अगर आपने सिर्फ स्क्रीनिंग करानी है तो फिर 35 से 40 के दरमियान जो ख़वातीन से कम हैं जिनकी एज वो अल्ट्रासाउंड के लिए जाएंगी, और जिनकी ज़्यादा है वो मेमोग्राम के लिए जाएंगे। मगर अगर क्वेश्चन है कोई आपके जहन में एग्जामिनेशन पे तो फिर मेमोग्राम ज़रूरी होगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हमें सुनने वाले लोग अगर मेमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड में फ़र्क समझना चाहें तो कैसे समझें? अल्ट्रासाउंड तो अल्ट्रासोनिक रेज होती हैं जो मशीन रख के वो देखते हैं और रिपोर्ट लिख के हमें दे देते हैं, जबकि मेमोग्राम एक एमआरआई की एडवांस किस्म है जिसमें स्लाइसिंग और एक्सरेज किए जाते हैं बेसिकली ब्रेस्ट के, और मेमोग्राम की रेजोल्यूशन हायर होती है और जो वेरी डेंस ब्रेस्ट होती हैं उनके लिए अल्ट्रासाउंड बेहतर होता है मेमोग्राम के निस्बत। ठीक है, तो डॉक्टर साहब इसके लिए किसी ब्लड टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है? ब्लड टेस्ट की डायग्नोसिस के लिए हमें ज़रूरत नहीं होती। डायग्नोसिस बनता है टिश्यू सैम्पलिंग से, जो कि तीसरा हिस्सा था हमारा। और टिश्यू सैम्पलिंग का मतलब ये है कि मोटी निडल से एक टुकड़ा लेके हम उसको टेस्ट कराएं, ठीक है, जिसको हम ट्रू कट बायोप्सी कहते हैं। ठीक है। उस बायोप्सी के ऊपर कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिससे हमें कैंसर की नवीयत भी पता चलती है और डिटेल उसकी ये भी पता चलती है कि किस किस्म का कैंसर है, कितना फैल सकता है, किन तरह की दवाइयाँ इसको लगाएंगे, कीमोथेरेपी लगाएंगे तो ये बेहतर हो सकता है। सो जो डायग्नोसिस है वो इन 3 चीज़ों पे बन जाता है, एग्जामिनेशन, रेडियोलॉजी और फिर बायोप्सी। उसके बाद कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं मगर वो लेटर ऑन है। ठीक है, वो ये सर्जरी प्लान करने से पहले वो सारी चीज़ें। सर्जरी करानी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने बायोप्सी की बात की तो बायोप्सी के बारे में भी लोगों का ये ख्याल होता है कि बड़ा कोई पेनफुल होगा, दाखिल होना पड़ेगा हॉस्पिटल में और क्या करना पड़ेगा। तो बायोप्सी का अगर सिंपल तरीका लोगों को हम समझाएं तो वो किस तरह समझें कि ये क्या होता है? बायोप्सी बड़ा आसान सा टेस्ट है, ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह एक इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है। थोड़ी सी निडल इसकी मोटी होती है, इंजेक्शन से करते ये हैं कि वो सुन कर देते हैं ताकि वो निडल चुभने का दर्द भी ना हो। सो एक सुन करके उस निडल को उस गिल्टी से छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं। आइडियली वो 7 से 10 होने चाहिए, क्योंकि इससे कम होते हैं तो अगर वो सही गिल्टी से टुकड़ा ना लिया गया और नॉर्मल ब्रेस्ट से ले लिया गया तो वो रिजल्ट नहीं आएगा। सो आइडियली अल्ट्रासाउंड गाइडेड ट्रू कट बायोप्सी होती है और इसमें एक सुई चुभने से ज़्यादा दर्द नहीं होता। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो सैम्पलिंग होती है ये कौन ले सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। नाजरीन आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। प्रोफेसर डॉक्टर तौसीफ फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल, और हेल्थ स्पेशल में हम ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोज, काजेज़, ट्रीटमेंट और इसके ऊपर होम रेमेडीज़ के ऊपर गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। हमारे स्टूडियो में मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस शख्सियत जो तशरीफ़ रखती हैं, प्रोफेसर तौसीफ फातिमा जो कि प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ हमारी गुफ्तगू जारी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने बायोप्सी की बात की तो मैं ये सवाल करना चाह रहा था
कि बायोप्सी के लिए जो सैंपलिंग होती है वो एक सर्जन लेता है या कोई लैब वाला लेगा? जो बहुत छोटे लंप होते हैं जो हाथ से महसूस नहीं होते वो हम रेडियोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, ठीक है। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि जो हिस्सा जिस पे हमें कैंसर का सस्पिशन है वो मिस हो जाए और नॉर्मल से आ जाए, क्योंकि जब सर्जन लेगा तो वो ब्लाइंड लेगा। ठीक है। तो रेडियोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सीज करते हैं, दैट इज़ द आइडियल सिचुएशन। ठीक। मगर हमारे यहाँ ऐसे कैंसर जो बहुत छोटे हों वो यूजुअली नहीं प्रेजेंट करते, यूजुअली हमारे पास बड़े बड़े कैंसर प्रेजेंट करते हैं। सो जो बड़े बड़े कैंसर होते हैं उनकी आप रेडियोलॉजी के बिना भी बायोप्सी कर सकते हैं। तो ठीक। आइडली रेडियोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड गाइडेड ट्रू कट बायोप्सीज करते हैं, या सर्जन अगर आपकी या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। जी इंटरवेंशन जिस तरह जनाब ने अब हमारे पास अगर हम सारे पेशेंट रेडियोलॉजी में भेजेंगे तो पॉसिबल नहीं होता। ऐसे ही। सो बड़े बड़े जो कैंसर होते हैं उनकी हम लोकल एनेस्थीसिया दे के खुद कर लेते हैं, टेक्नीशियंस नहीं कर सकते। ठीक है, यानी लोकल सतह पे ये नहीं हो सकता, एक एक्सपर्ट हैंड में होता है। जी बिल्कुल। ठीक है, उसमें ये चीज़ ज़रूरी होती है कि जिस हिस्से का आपने सैंपल लेना है वो एक सर्जन जिसने रूल आउट किया होगा तो उसको बेहतर पता होगा। बिल्कुल। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हमने इन्वेस्टिगेशन की भी बात कर ली, अब हमने इससे पहले सिम्टम्स के ऊपर भी गुफ्तगू कर ली, अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट में हम देखते हैं कि प्रोसीजर्स जब हम बात करते हैं, हमारे पास सर्जरी होती है और डिफरेंट किस्म के और प्रोसीजर्स होते हैं, तो कौन से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी सर्जरी ज़रूरी होती है, कौन से ऐसे होते हैं कि जिनको बगैर सर्जरी के ट्रीट किया जा सकता है? जो हम डायग्नोसिस जब कंफर्म कर लेते हैं ब्रेस्ट कैंसर की तो अगली चीज़ आती है कि हम स्टेज कर लें इसको। सो हर कैंसर की स्टेजिंग इम्पॉर्टेंट होती है, और उसके अंदर जो हमने बायोप्सी की थी उसके अंदर कुछ इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री होती है, जिस तरह वो किन दवाइयों को रिस्पॉन्ड करेगा, हमने बात की ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स, HER2, KI67, ये सारी चीज़ें एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन सेट जब हमारे पास होता है तो हमें दो चीज़ें पता चल जाती हैं। एक ये कि इसकी टाइप कौन सी है, ब्रेस्ट कैंसर में बहुत सारी टाइप्स हैं, और दूसरा ये कि ये स्टेज किस पे है, और तीसरा पेशेंट की एज क्या है। इन तीन चीज़ों को, और पेशेंट की विश क्या है। बाज़ औक़ात पेशेंट की विश ये होती है कि मैंने तो, एक फ़ियर होता है ना कि एक दफ़ा कैंसर हो गया छाती बच जाएगी, दोबारा भी हो जाएगा, अगरचे दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन पेशेंट की विश भी होती है। सो इन तीनों चीज़ों को जहन में रखते हुए फिर ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। जो स्टेज 1 और 2 होते हैं वो यूजुअली हम पहले सर्जरी करते हैं और फिर कीमो की तरफ जाते हैं और रेडिएशन की तरफ, और जो पेशेंट 3 और 4 स्टेज पे प्रेजेंट करते हैं उनको पहले न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी मिलती है, फिर सर्जरी होती है और फिर रेडियोथेरेपी। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने टाइप्स की बात की कि कैंसर की कुछ टाइप्स होती हैं, तो कौन सी ऐसी टाइप्स का हमें पता चलेगा कि जिसमें ब्रेस्ट हाफ निकालना पड़ेगा, फुल निकालना पड़ेगा, या मुकम्मल ख़त्म करना पड़ेगा? जो लुमिनल ए हैं, लुमिनल बी हैं, HER2 एनरिच हैं और ट्रिपल नेगेटिव हैं। ठीक। इनमें से जो HER2 एनरिच और ट्रिपल नेगेटिव होते हैं वो यूजुअली कीमोथेरेपी को रिस्पॉन्ड करते हैं बहुत अच्छा। ठीक। सो इन पेशेंट्स को हमारी कोशिश ये होती है कि हम पहले कीमो दे लें। ठीक है। और जो लुमिनल ए हैं वो यूजुअली हार्मोनल थेरेपी को रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक। तो वो फिर हम स्टेज करते हैं, तो फिर उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हार्मोनल थेरेपी पहले शुरू करानी है और फिर सर्जरी करनी है या अपफ्रंट सर्जरी करनी है। हर तरह के कैंसर में हम ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी कर सकते हैं। ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ कैंसर। फ़र्क सिर्फ ये पड़ता है टाइप से कि कब हमने पहले कीमो देनी है और कब हमने पहले कीमो नहीं देनी। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें यहाँ पे ये सवाल भी एक पैदा होता है जो आम व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि अगर एक ब्रेस्ट मुकम्मल ख़त्म हो जाता है सर्जरी से, तो मदर जो है वो चूँकि ऑलरेडी अभी यंग है और बच्चे भी हैं, फिर दूध भी पिलाना होता है, तो लोगों का ये ख्याल होता है कि एक ब्रेस्ट कम होने से मेरा दूध भी कम हो गया। तो क्या वो हार्मोनल कोई डिस्टर्बेंस उसमें हो सकती है या ये एक मिथ है? ये तो एक मिथ है, बिकॉज हार्मोन्स जो वो तो पिट्यूटरी से आने हैं जिन्होंने मिल्क बनाना है, और बच्चे की सकलिंग से आने हैं। ठीक है। ये हो सकता है कि बच्चे का एक ब्रेस्ट से पेट ना भरे जैसे जैसे वो बड़ा हो, लेकिन एक ब्रेस्ट से वो फीड करा सकती है। और जब हम ब्रेस्ट रिमूव करते हैं हम हमेशा रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। ठीक है। सो चाहे ब्रेस्ट कंजर्विंग है या ब्रेस्ट रिमूव है, सो दूसरी छाती बनाई जा सकती है। ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ठीक है। बिकॉज लोग हस्बैंड्स
वैसे तो जिसने तलाक देनी है उसे वैसे भी दे देनी है, और ऐसे ऐसे ही। को करना भी क्या है जिसने देनी है, बट फैमिलीज ब्रेक हो जाती हैं इन पॉइंट्स पे। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको एज पेशेंट ये पता हो कि आप ये डिमांड कर सकें कि जी मेरी रिकंस्ट्रक्शन भी कर दें। अगर है। चाहे उस रिकंस्ट्रक्शन पे वो फीड तो नहीं करा सकती, बट स्टिल आपकी एक फिजिकल अपीयरेंस, आपका कॉन्फिडेंस और आपका एक ऑर्गन लॉस नहीं होता। ठीक हो गया। अगला सवाल मेरे माइंड में यही था कि उससे फीडिंग हो सकती है कि नहीं, लेकिन वो अच्छा किया कि आपने उसको क्लैरिफाई कर दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी में बेसिकली आम लोगों के समझने के लिए फ़र्क क्या है? रेडियोथेरेपी में एक मशीन होती है हमारे पास जिससे हम रेडिएशन देते हैं। ठीक है। सो वो रेडिएशन जो तेज़ी से मल्टीप्लाई होने वाले सेल होते हैं उनको किल कर देते हैं और कैंसर सेल्स को किल कर देता है। ठीक। कीमोथेरेपी दवाइयाँ होती हैं और वो या आपको मुंह से खाने को दी जाती है या आईवी लगाई जाती है। ठीक हो गया। सो ये इनमें बेसिक दोनों में फ़र्क फ़र्क है। है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आपने चेस्ट रिमूव कर दी कैंसर की सर्जरी के लिए, तो उसके बावजूद भी फिर दवाई खानी पड़ती है और कितनी देर खानी पड़ती है, या फॉर लाइफ है? कीमोथेरेपी 3 to 4 साइकिल्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन अगेन कि कैंसर कैसा था और सर्जरी के बाद की रिपोर्ट कैसी आई है। रेडियोथेरेपी अगर हम छाती पूरी रिमूव कर दें तो उसमें कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जिसमें एक्जिला भी हम क्लियर करें और उसमें भी कैंसर ना मौजूद हो तो रेडियोथेरेपी स्किप हो सकती है अगर पूरी छाती रिमूव की हो, मगर कीमो आपको लगवानी पड़ती है हर सूरत में, चाहे है। आप छाती रिमूव करें चाहे ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी। ठीक है। तो इसके साथ डॉक्टर साहब जो टारगेटेड थेरेपी होती है या इम्यूनोथेरेपी होती है, ये भी यूज़ की जाती है, और ये क्यों यूज़ करते हैं? जो जैसे हमने बात की थी कि लुमिनल ए होते हैं, लुमिनल बी होते हैं, तो जी। जितने भी हार्मोन पॉजिटिव रिसेप्टर होते हैं उनमें इम्यूनोथेरेपी दी जाती है। जिस तरह ईस्ट्रोजन पॉजिटिव जो होंगे उनको टेमोक्सिफिन दी जाएगी या सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स दिए जाएंगे, ठीक। और जो HER2 न्यू पॉजिटिव होंगे उनको हर्सेप्टिन दी जाएगी। तो ये प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स भी होते हैं और ये हमें थेरेपी के बारे में भी गाइड करते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस तरह की अगर कोई थेरेपी ले रहे हैं या सर्जरी हो रही है, तो अगर कोई फीमेल वो दोबारा से कंसीव करना चाहे या वो बच्चे पैदा करना चाहे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उनको किसी तरह की भी? यूजुअली जो कीमोथेरेपी होती है वो चूँकि सिस्टमिकली इफ़ेक्टिव होती है, सारे सिस्टम्स पे जाती है, तो वो ओवरीज पे भी इफ़ेक्टिव होती है। ठीक है। सो जब आप 5 इयर्स अगर आप ईस्ट्रोजन पॉजिटिव है और टेमोक्सिफिन 5 ईयर लेते हैं तो 5 ईयर ओवेरियन सप्रेशन रहता है। ठीक। सो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बहुत कम होते हैं कम फिर होते लेटर हैं। ऑन। जी, उसके लिए ये होता है कि हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं वो ओवा प्रिजर्व करा सकते हैं, बट विद कीमोथेरेपी एंड रेडियो तो अब बहुत अच्छे सिस्टम आ गए हैं, वो बड़ा टारगेटेड रेडियोथेरेपी होती है, बट सिस्टमिक थेरेपी जो कीमो है वो चांसेस कम कर देती है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हमने मुकम्मल कर ली। अब ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल होता है कि डॉक्टर साहब मैं तो दवाइयाँ खा खा थक चुकी हूँ, होम रेमेडीज़ क्या होनी चाहिए, मुझे घर में कौन सी ऐसी खुराक लेनी चाहिए जिससे मेरी इम्यूनिटी बूस्टअप हो और मैं बीमारियों के अगेंस्ट काम अच्छा हो सके और मेरे लिए प्रॉब्लम भी ना हो? जो मेरा ये ख्याल है कि जितना हम नेचर के करीब होके खाते हैं ना उतना हम हेल्दी खा रहे होते हैं। हेल्दी खा रहे होते अल्लाह ताला ने फ्रूट्स बनाए हैं, वेजिटेबल्स बनाई हैं, सो जितना हम, और गंदम बनाई है, मगर जब हम उस गंदम को पीस के उसमें से चोकर निकाल के उसको वाइट आटा करके बर्गर बना के खाते हैं तो वो हेल्दी नहीं रहता। हैं। ठीक है। तो जिस तरह अल्लाह ने बनाया है उसके जितना करीब रह के खाएंगे उतना वो हेल्दी होगा। और जितनी ये फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं ये पर्टिकुलरली आपकी डाइट का हिस्सा होना चाहिए, बिकॉज इनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और प्रोटेक्टिव होते हैं अगेंस्ट मैनी डिजीजेस इंक्लूडिंग कैंसर्स। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब, आप ऐसी वोमेंस को क्या उनको एडवाइस करेंगी जो इस तरह की स्टेज से गुजरती हैं कि वो अपनी अगर कोई सरगर्मियाँ या फिजिकल एक्टिविटी अगर रखना चाहें तो वो किस तरह रखें? जी, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस बहुत हाई होती हैं उन पेशेंट्स में जिनको एक दफ़ा डायग्नोसिस होता है, वो इस ट्रीटमेंट से गुजरती हैं। ठीक। सो एक तो स्पोर्ट, फैमिली स्पोर्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो आपका फ्रेंड भी हो सकते हैं, हस्बैंड भी हो सकते हैं, बहनें भी हो सकती हैं। और दूसरा अगर आप फैमिली स्पोर्ट नहीं है तो साइकोलॉजिकल स्पोर्ट, साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजी से मिल के बैठ के बात करना, या मेरा ख्याल है नीड फॉर द स्पोर्ट ग्रुप भी है, कैसे हम स्पोर्ट ग्रुप क्रिएट करें जो आपस में एक दूसरे से बात करके उनको बता सकें कि उन्होंने कैसे ओवरकम किया है। ठीक है। चूँकि अभी वो पहले डॉक्टर साहब बता रही थी कि गूगल पे आप लिखें तो सारा कुछ आ जाता है, तो मैंने उनसे ये कहा कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है।
जो गूगल पे आप लिखेंगे उसको नहीं पता लिखने वाला मोटा है, पतला है, छोटा है, कौन से एरिया में रहता है, तो वो तो जो पे उस पर अवेलेबल होगा डाटा वो आपको दे देगा। तो डॉक्टर साहब इसमें हम ये एक बात मैं आपसे ये भी करवाना चाह रहा हूँ कि एक तो आपने स्मोकिंग का भी जिक्र किया था, अगर उनकी कैंसर का सारा प्रोसेस मुकम्मल हो चुका तो उसके बाद वो स्मोकिंग को दोबारा कंटिन्यू कर सकती हैं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए? देखिए जी, स्मोकिंग तो नहीं करनी चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। मैंने ठीक। अभी तो ड्रिंकिंग की बात ही नहीं हमने की, क्योंकि हमारा ये ओपन आउट प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। मगर ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी हेल्थ को बिल्कुल मल्टीप्लाई टू ज़ीरो करते जाते हैं वक्त के साथ साथ, तो हमें इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने ये देखा है कि जब किसी को ये पता चल जाता है कि मेरी छाती में कैंसर है, अब वो बजाय किसी हॉस्पिटल जाने के तो वो डिफरेंट किस्म के और टूल्स इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, या डिफरेंट ऐसी क्वाइक्स और डिफरेंट ऐसे हकीमों के पास चले जाते हैं, या ऐसे दम दरूद वालों के पास चले जाते हैं कि ये दम करने से कैंसर ख़त्म हो जाएगा। तो इस पे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि मेरा सारा इंटरव्यू छोड़ के सिर्फ इस एक बात पे हम बात करें तो मेरी अपनी फैमिली में एक सेकंड थर्ड कज़न थी जिनको सीए ब्रेस्ट हुआ, और मैं उनको राज़ी नहीं कर सकी कि वो उसकी ट्रीटमेंट करा लें। ठीक है। और शी डाइड एट द एज ऑफ 42 विद द मेटास्टैटिक डिजीज़। ठीक है। और वो उन्होंने कोई 5-10 लाख रुपए लगा के वो ट्रेवल करके दूसरे शहर में जाके दम ज़रूर कराते रहे। सो मैं ये नहीं कह रही कि अल्लाह ताला के कलाम में कोई बरकत नहीं होती, डेफिनेटली होती है, मगर साथ ही अल्लाह ताला ने कहा कि ऊँट बांध के तवक्कुल करें। तो आपने जो भी दम दरूद कराना है, अगर आपका बहुत बिलीव है तो आप ज़रूर कराते रहें, मगर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो न्यू मेडिकल साइंसेस आपको ट्रीटमेंट ऑफ़र कर रही हैं, आप उन ट्रीटमेंट पे जाएं। और उसके साथ साथ अगर आपने कराना है, अगरचे आई बिलीव कि इसका कोई बहुत फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर आपने कराना है तो फिर आपकी मर्ज़ी, आप ज़रूर उसको कंटिन्यू करें, लेकिन ये ना करें। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जिना में आगे पीछे हमारे पास 5 से 6 ऐसी ख़वातीन आई जिनको जिना की विसिनिटी में लोगों ने कीड़े डाल के ट्रीट किया हुआ था। दे पुट मैगेट्स ऑन द कैंसर, और वो ये समझते हैं कि कीड़ा खा लेगा तो ये ठीक हो जाएगा। सो ये तो हालात हैं इवन इस जगह ये आप पे। शहर की बात कर रही ये हैं? मैं लाहौर शहर की बात कर और रही मैं कह रहा हूँ कोई दूर दराज के एरिया की बात नहीं कर रही कि जी। जहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है। जी। यहाँ पे तो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। हाँ जी, और फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा हमने ये बात तो कर ली, अब हमने देखा कि लोग अरक, कावे, फकियाँ, मजूने ये खाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं जी मुझे किसी ने कहा इससे कैंसर खत्म हो जाएगा। तो आपने अपनी रियल प्रैक्टिस के अंदर कोई ऐसा केस देखा है जो इससे खत्म हो गया? नहीं, जो दो मिथ हैं लोगों के, एक तो ये और दूसरा ये कि सुई लगेगी तो कैंसर बन जाएगा। अब होता ये है कि 99% जब आप एग्जामिन करते हैं मरीज़ को तो आपको एग्जामिनेशन पे नज़र आ रहा होता है कि ये कैंसर है, तो आप सुई वाला टेस्ट या बायोप्सी एडवाइस ही उस वक्त करते हैं जब वो कैंसर ऑलरेडी आपको सस्पिशन होती है। तो लोग ये समझते हैं कि ये सुई लगने से कैंसर हो गया है, विच इज़ नॉट ट्रू। हाँ, ये बात ठीक है कि अगर सुई लगने के बाद आप उसकी ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो वो फैलेगा, क्योंकि वो सुई जब जाती है वो डिसरप्ट करती है, पॉलीफ्रेशन बढ़ती है। उसके बाद अगली चीज़ उसकी डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट है, क्योंकि बायोप्सी तो ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन ये ठीक नहीं होगा ना दम दरूद से, मेरे नॉलेज के मुताबिक अभी तक, या पक्कियों से। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये सारी बातें तो हमने की, कॉम्प्लिकेशंस जब आती हैं, मसलन सर्जरी हो गई, उसके बाद पेशेंट के ऊपर क्या ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं? जैसे कुछ लोग रिपोर्ट होते हैं उनके बाल चले जाते हैं, कुछ को कुछ और साइड इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं, तो ये आपकी नज़र में ये किस तरह की कॉम्प्लिकेशन? साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन अभी हमने बात की थी, बहुत ज़्यादा हैं। ठीक। लिम्फेडिमा डेवलप हो जाता है, यानी बाजू सूज जाता है, क्योंकि हम बगल से सारे लिम्फ नोड्स निकाल देते हैं, अगर वो एक्सटेंसिव हो जाए तो बाजू सूज जाते हैं। दूसरा हम टर्म यूज़ करते हैं कीमो ब्रेन की। कीमो ब्रेन ये होता है कि कीमोथेरेपी से अब 40 ईयर्स शुड बी यंग, एनर्जेटिक, सो दे इंटेलिजेंट लेवल नीचे आ जाता है, कीमो ब्रेन हो जाती है। फिर न्यूरोपैथिक पेन्स होती हैं, पेशेंट को दर्द होता है, क्योंकि एक तो एक मेजर सर्जरी है प्लस कीमोथेरेपी है, और जाहिर है फिर जो फैमिली इश्यूज होते हैं हस्बैंड के साथ, वो एक मेजर इशू है। और फैमिली की वो सपोर्ट भी फिर अगर उस तरह ना हो और एजुकेशन भी ना हो प्रॉपर। एग्जैक्टली। और फिर हमने देखा कि जो जितने आपका हाल हवाल पूछने वाले आते हैं ना, वो कहते हैं मैंने तो पहले ही कहा था तो सर्जरी ना करवा, जी, फलां जगह चले जाओ। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, हम अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में ना डेली इस तरह के किस्से सुनते भी हैं। लोगों ने बड़ी बड़ी फाइल्स उठाई होती हैं, वो ला के हमारे सामने रखते हैं
वो कहते तो मैं तो फलां अस्पताल से फाइल ही उठा के भाग आई हूँ, जी। वो तो मुझे अभी ऑपरेशन करने लगे थे। फिर हम उनको प्रॉपर काउंसल करते हैं कि असल तरीका इलाज आपका वही है, ऐसे इधर टाइम वेस्ट ना करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने कॉम्प्लिकेशंस की बात कर ली, अगर कोई इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है तो बीइंग अ कंसल्टेंट सर्जन जो है वो आप किस तरह उसको बताती हैं कि इसको आप किस तरह करेंगी तो ये आपको ठीक हो जाएगा या आप नॉर्मल हो जाएंगी? अगर बाजू में खिंचाव आ गया, बाल चले गए, बाकी चीज़ें चली गई, बाल तो कीमोथेरेपी बंद होती है तो वापस आ वापस जाते आना हैं शुरू जी। न्यूरोपैथी कीमोथेरेपी बंद होती है तो 3 to 6 मंथ्स में रिटर्न हो जाती है, मगर कम्प्लीटली बाजुकात ख़त्म नहीं होती। ठीक है? उसके लिए उसकी मेडिसिन हैं, वो हम मेडिसिन एडवाइस कर सकते हैं और वो बेहतर हो जाती है वक्त के साथ। बाजू का जो सूजना है वो एक मेजर इशू होता है जिसको हम लिम्फेडिमा कहते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले बात हुई है कि जब हम सर्जरी करें तो पेशेंट को एजुकेट कर दें कि अब इस बाजू पे ना सुई लगेगी, ना ब्लड प्रेशर चेक होगा, ना ही आपने कोई टाइट ज्वेलरी पहननी है जिससे वापसी खून की मुश्किल हो। और उसके बाद अगर शुरू हो जाए और शुरू में उसका मसाज किया जाए, एक सर्टन काइंड ऑफ कंप्रेशन ड्रेसिंग की जाए तो वो बेहतर हो जाता है। तो हर कॉम्प्लिकेशन का ज़रूर हल मौजूद है इन वन वे और अदर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त और हमें जो आपने जितने भी एक्सपीरियंस थे वो हमारे साथ शेयर किए, कुछ लोगों की मिथ्स थी उसको क्लैरिफाई किया और बेस्ड ऑन साइंस आसान अल्फाज में लोगों को मैसेज डिलीवर करने की भरपूर कोशिश की। प्रोफेसर डॉक्टर तौसीफ फातिमा का पब्लिक के नाम क्या पैगाम और पब्लिक आपसे कांटेक्ट कैसे करें? मेरा जो सारी ख़वातीन के नाम पैगाम ये है कि 2 वजह होती हैं जिसमें ख़वातीन अपने आप को डिले करती हैं। उनमें से एक मेजर वजह ये होती है, कहते हैं बच्चे छोटे हैं और हस्बैंड के पास टाइम नहीं है। सो बच्चों ने बड़े होने तक बहुत टाइम लग जाना है और अगर आप खुद 100% ठीक नहीं होंगी तो आप अपनी फैमिली की केयर नहीं कर सकती। सो ये बात याद रखें कि अगर आपने अपने बच्चों का और अपने हस्बैंड का ख्याल रखना है तो उससे पहले आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा। आप खुद 100% ठीक होंगी तो आप अपने बच्चों की मदद कर सकती हैं, उनको पढ़ा लिखा सकती हैं और जहाँ पहुँचाना चाहते हैं पहुँचा सकते हैं। और दूसरा, आपका डिसीजन पावर लाई करता है मेल डोमिनेंट सोसाइटी में हस्बैंड के साथ। सो और ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो डिले करते हैं या प्रायोरिटाइज़ नहीं करते। सो आपने प्रायोरिटाइज़ करना है, क्योंकि जब आपकी फैमिली का एक मेंबर अर्ली स्टेज पे प्रेजेंट कर जाएगा तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों से बच जाएंगे जो लेट स्टेज में फेस करनी पड़ सकती हैं। मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ, मैं जिन्ना हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और हमीद लतीफ़ में भी प्रैक्टिस करती हूँ। आप मुझे जब भी रीच करना चाहें बड़े आराम से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नाजरीन, आपने देखा है कि डॉक्टर साहब ने ब्रेस्ट कैंसर की काजेस, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, होम रेमेडीज़ और फिर उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इसके ऊपर डिटेल गुफ्तगू की। फिर आपने देखा कि जो लोगों की एक मिथ होती है कि मैंने कोई फ़लाँ जगह से पानी पिया, कुछ लोग कहते हैं मुझे किसी ने कोई नमक का एक डेला पढ़ के दिया, उसको मैंने उसके ब्रेस्ट के ऊपर लगाना है तो उससे कैंसर ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोग हमें ऐसे मिलते हैं कि मैंने फ़लाँ जगह की मिट्टी ली, कुछ कहते हैं मैंने फक्की ली, कुछ कहते हैं मैंने मजून लिया, कुछ लोग कहते हैं मैं अरक पीती हूँ, मैं इस तरह के मसाइल करती हूँ। तो ये वो चीज़ें होती हैं जिससे वो बीमारी जो आपकी अर्ली स्टेज के ऊपर उसको ट्रीट किया जा सकता था, लेकिन आपने 2, 4, 5 साल फक्कियों, अरकों, दाम दरूद और पानी पे लगा दिया तो आपने अपनी बीमारी को जवान कर दिया। जो एक छोटा रिस्क फैक्टर था उसको आपने बड़ा कर दिया और फिर वो जो काम आपका आसानी से हो सकता था वो एक कॉम्प्लिकेटेड केस बन गया। तो इससे बचाव के लिए जितनी भी डॉक्टर साहब ने आपको एडवाइस दी उस पर अमल करें। अगर आपकी चेस्ट के अंदर कोई इस तरह की आपको कोई गिल्टी, सूजन, दर्द वगैरह महसूस होता है तो फौरी किसी सर्जरी को दिखा के सर्जन डिपार्टमेंट में जाएं, वहाँ पे अपने आप को एग्जामिन कराएं और अपने मसाइल का हल तलाश करें। मुझे और प्रोफेसर डॉक्टर तौसीफ फातिमा और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अगर आपको हमारे मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कमेंट बॉक्स में आए, कमेंट करें, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें और हमारे इस प्रोग्राम को अपने सराउंडिंग में शेयर करें। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दिए। अल्लाह हाफिज़।